BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का विषय है वह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 14, मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट, अर्थात प्रकरण 14वां, ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जब भी हम किसी घटक पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम प्रमुख मुद्दों को जानेंगे। तो हमारे इस पाठ का जो प्रमुख मुद्दा है वह है ऊष्मा के स्रोत, ऊष्मा का स्थानांतरण, संचरण, ऊष्मा और तापमान और ऊष्मा का प्रभाव। इन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले ऊष्मा का स्रोत, अर्थात ऊष्मा या सामान्य भाषा में हम गर्मी जिसे कहते हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले हम अपने अनुभव, आसपास के घटकों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें ऊष्मा के स्रोत या ऊष्मा मिलती है। तो सबसे पहले जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें रोशनी मिलती है सूर्य से, और गर्मी भी जो होती है वह सूर्य से ही प्राप्त होती है हमारे पूरे पृथ्वी को। तो ऊष्मा का सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य। तो सूर्य पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके केंद्र में हो रहे नाभिकीय संलयन के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यह आग का गोला है और वहां से ऊष्मा, इतनी दूरी से ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र में भी ऊष्मा है। और हमने ज्वालामुखी की घटना के बारे में सुना होगा। तो यह ज्वालामुखी से निर्मित जो लावा आती है वह पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर केंद्र में उपस्थित ऊष्मा के कारण है। तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान बहुत अधिक है, तो इसका मतलब पृथ्वी भी ऊष्मा का स्रोत है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे केवल स्रोत के बारे में, क्यों, कैसे, कहाँ, इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो सूर्य और पृथ्वी का केंद्र, इसके अलावा भी कई स्रोत हैं ऊष्मा के। तो हमने ईंधन को जलते हुए देखा है, बिजली द्वारा गर्मी, ऊष्मा उत्पन्न होते हुए देखा है, बिजली का चूल्हा, बिजली की इस्त्री, जो कपड़ा इस्त्री करने वाला मशीन, ये सब बिजली से
ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा से भी ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और ईंधन, चाहे लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से, पेट्रोल जलने से भी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ये सब रासायनिक ऊर्जा है। तो ईंधनों के जलन से हमें ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा का अगला स्रोत है परमाणु का विखंडन। इस पर हमें बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं चर्चा करनी है, केवल इतना जानना है कि कुछ रेडियोधर्मी तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणु केंद्रकों के विभाजन से भी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा का निर्माण होता है। इन सब के अलावा ऊष्मा का और एक प्राकृतिक स्रोत है हवा। तो हमारे आसपास पाई जाने वाली हवा में भी ऊष्मा होती है। तो ये रहे ऊष्मा के कुछ स्रोत। अब हम जानेंगे ऊष्मा का संचरण, वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। आखिर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है, ट्रेवल करती है। तो वो 3 माध्यम से ट्रेवल करती है। 3 प्रकार से संचरण होता है, जिनके नाम है, पहला है कंडक्शन, संचलन, दूसरा है कन्वेक्शन, संवहन, तीसरा है रेडिएशन, विकिरण। जो संचलन है सामान्य तौर पर ठोस पदार्थों द्वारा होता है। संवहन जो है वो सामान्यतः द्रव पदार्थों में होता है। और विकिरण बिना किसी माध्यम संपर्क के यह संचरण होता है, इसमें ऊष्मा का। तीनों का उदाहरण देख लेते हैं हम। तो ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। बराबर, ये हमने 6ठी कक्षा में देखा है। इसकी 3 विधियां हैं, संचलन, संवहन, विकिरण। अभी मैंने बताया। संचलन मतलब पदार्थ में ऊष्मा पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, वही गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा के रूप में हर पदार्थ के अणुओं में ऊर्जा रहती है। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा बढ़ती है तो उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और पदार्थ के अणु हिलते हैं, कंपन करने लगते हैं। और ठंडा होने पर या ऊष्मा कम होने पर पदार्थ के अणु हिलना बंद कर देते हैं। तो ऊष्मा बढ़ जाए तो अणु एक दूसरे से टकराकर अपनी ऊर्जा जो है आसपास के अणुओं को देते हैं, आसपास के अणु भी हिलने लगते हैं। तो यही है ऊष्मा का संचलन, यानी अणु जो है अपनी ऊर्जा बगल वाले अणु को देते हैं और यह गतिज ऊर्जा बाद में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो संचलन है यहाँ पर, एक अणु से दूसरे अणु में ऊर्जा जाती है, इसलिए कहते हैं संचलन। जैसा कि हम देख रहे हैं, जलती हुई ये आग है, बर्नर है, उसके आसपास की कोई पदार्थ है तो पास का अणु पहले गर्म होता है, फिर उसके बगल वाला अणु में वह ऊर्जा पहुंचती है। हिलने के कारण सभी अणु अपनी जगह पर ही हैं, केवल हिलने डुलते हैं और ऊर्जा बगल वाले को देते देते वह ऊर्जा यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में पहुंच गया। तो ये से कहते हैं संचलन माध्यम, संचलन तरीका। उसका और उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यह एक लड़की बैठी है, लोहे की धातु की छड़ है, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ वह सेंक रही है।
तो उस सिरे में लोहा गर्म हो जाता है, धातु की छड़ जो भी है धातु वह गर्म हो जाती है। और आपने नोट किया होगा इस तरह यह छड़ का एक सिरा गर्म होते होते धीरे धीरे पूरी छड़ गर्म होने लगती है और दूसरे कोने में जहाँ पर हैंडल हाथ पकड़ा गया है दूरी पर वह भी गर्म होने लगता है। तो यहाँ से ऊष्मा वहाँ उस कोने में कैसे पहुँच गई? तो संचलन द्वारा, यानी पहले सिरे का अणु गर्म होकर उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह अपने पड़ोस के अणु को देता है। ऐसे देते देते वह ऊर्जा दूसरे सिरे तक पहुँचती है। अणु वहीं रहते हैं, ऊर्जा पहुँच जाती है संचलन द्वारा। अगला तरीका है संवहन। सामान्यतः यह द्रव में होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी द्रव या उदाहरण पानी को गर्म करते हैं पेंदी में, तो पानी के अंदर जो आग के पास का अणु है वो गर्म होता है और हल्का होकर वह ऊपर जाता है। और ऊपर जाने पर ऊपर की जो ठंडा तापमान है यानी तापमान कम है, वह अणु नीचे आता है। तो अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। ठंडे अणु नीचे, गर्म अणु ऊपर, इस तरह चक्र इसमें चलता है और पानी धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है। तो पेंदी पर हम देख रहे हैं यहाँ पर बर्नर लगा है और पानी उबलता है। तो उबलने का मतलब है कि अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरह तेजी से जाने लगता है। तो संवहन में क्या होता है? माध्यम पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़ देते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे पदार्थ का अणु गर्म हो जाता है। सभी द्रव पदार्थ में संवहन की क्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है सामान्य तौर पर। उसके बाद तीसरा है विकिरण, यानी यहाँ पर न ठोस माध्यम है न द्रव माध्यम है। बिना माध्यम के भी विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। उदाहरण के तौर पर सूर्य कितने ही लाखों किलोमीटर दूर है और कोई माध्यम नहीं है, फिर भी उसकी ऊष्मा हमारी पृथ्वी तक आती है। तो यह विद्युत जो है, यह ऊष्मा जो है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में संचरित होती है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा है कहीं पर ज्वलन हो रही है तो दूर तक हमें उसकी आंच महसूस होती है। एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक यू आकार के लोहे की छड़ को अगर एक सिरे पे गर्म किया जाए तो धीरे धीरे दूसरा सिरा गर्म होता है। किस माध्यम से? तो वो होता है संचलन के माध्यम से। हमने देखा ठोस लोहे की या धातु की छड़ इस तरह गर्म होती है, लेकिन आप राइट साइड का दूसरा सिरा देखेंगे तो वह बीच वाले सिरे की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। कैसे? तो वह नजदीक है, विकिरण द्वारा ऊष्मा ट्रेवल करती है और दूसरे सिरे को गर्म कर देती है, जबकि बीच वाला बाकी छड़ धीरे धीरे संचलन द्वारा गर्म होता है। तो संचलन भी हो रहा है, विकिरण भी हो रहा है, इसलिए जो दोनों सिरे हैं वो पहला सिरा गर्म होता है, फिर दूसरा सिरा गर्म होता है और फिर बीच वाला जो हिस्सा है मोड़, घुमावदार वक्र भाग, वह धीरे धीरे गर्म होता है। तो संचलन भी हुआ, यहाँ विकिरण भी हुआ। तो हमने अभी बताया कि सूर्य की ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। कैसे? तो विकिरण द्वारा, बिना किसी माध्यम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा द्वारा यह ऊष्मा पहुंचती है। तो हमने देखा ऊष्मा का संचरण और ऊष्मा के स्रोत। अब हम जानेंगे ऊष्मा का और
तापमान का क्या संबंध है, सामान्य तौर पर हम बहुत गहराई से नहीं जाएंगे। तो ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। हमने देखा कि ऊष्मा प्रवाहित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा का रूप है और यह गतिज ऊर्जा के कारण होता है। किसी भी पदार्थ के अंदर जितनी गतिज ऊर्जा है सब मिलाएंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा बनती है और यह ऊर्जा तापमान के कारण हमें महसूस होती है। तो किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा को जूल अथवा कैलोरी इकाई में व्यक्त करते हैं। सामान्य तौर पर हर ऊर्जा को जूल और कैलोरी में ही व्यक्त करते हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा को भी हम जूल अथवा कैलोरी में ही उसका मापन करते हैं। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय अंतर क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होती है। हमने देखा वह संचलन संवहन विकिरण द्वारा अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा वाली पदार्थ में ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है। जैसे कोई बहुत गर्म चीज़ है, अधिक तापमान वाली कोई लोहे की छड़ को पानी में हम डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है और लोहा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, तो जल का तापमान बढ़ जाता है। तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो ऊष्मा और तापमान को गतिज ऊर्जा के संदर्भ में समझे। मैंने अभी पहले ही बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ के अंदर जो भी अणुओं की परमाणुओं की गतिज ऊर्जा है, अंदर परमाणु की गतिज ऊर्जा यानी अणु हिलते रहते हैं, तो वो गतिज ऊर्जा सबका मिलाकर उसके संदर्भ में हम ऊष्मा और तापमान को समझेंगे। जैसे कि यह 3 पदार्थ देखते हैं। एक ठंडा गैसीय पदार्थ यानी सामान्य गैस हवा है, और एक गर्म गैस या गर्म हवा है, और तीसरा ठोस पदार्थ है। तो किसी भी पदार्थ के परमाणु हमेशा गतिशील होते हैं। परमाणुओं की गतिज ऊर्जा की कुल मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा है, यानी परमाणु में जितनी भी गतिज ऊर्जा है कुल मिलाकर वो ऊष्मीय ऊर्जा है, और हर परमाणु की गतिज ऊर्जा का औसत लेंगे किसी भी पदार्थ का तो वह तापमान हो जाएगा। मैंने पहले बताया कि हमें इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, कुछ सामान्य जानकारी हम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गैसीय पदार्थ के अंदर जो परमाणु है उसकी गति देखिए, ठंडे पदार्थ में गति बहुत धीमी है, गर्म गैस में वह तेज हो जाती है, ठोस पदार्थ में वह ट्रैवल ही नहीं करती, अपनी जगह पर कंपन करती है। तो ठंडे पदार्थ में जो ऊर्जा है वह कम होगी, गर्म गैस में ऊर्जा तेज होगी, ऊष्मा ज़्यादा होगी, और ठोस पदार्थ की यहाँ पर ऊर्जा कम होगी। अब तापमान के संदर्भ में हम देखें तो सामान्य तौर पर तापमान गर्म और ठंडा को लेकर हम चर्चा करते हैं, और ये सापेक्ष होता है, मतलब गर्म है या ठंडा। अब एक सीधा सा प्रयोग करके देखते हैं। हम 3 तरह का बर्तन लेते हैं, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, और एक बीच वाले में दोनों को मिक्स करके पानी डालते हैं।
मिश्र पानी है। अब हम क्या करेंगे, गर्म पानी में अपना एक हाथ और ठंडे पानी में एक हाथ अगर डाल के रखें, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद हम दोनों हाथ को निकाल कर एक साथ बीच वाले मिश्र पानी में अगर डालें तो क्या महसूस करेंगे। तो ठंडे हाथ का जो ठंडे पानी में जो हाथ था वह यहाँ गर्म लगेगा और गर्म पानी में जो हाथ था वह ठंडा लगेगा उसे। तो यहाँ पर जो संवेदना महसूस हुई हमने सापेक्ष था, यानी हमारा पहले तापमान कैसा था। पहले ज़्यादा था तो मिश्र पानी में कम लगेगा, पहले कम था तो मिश्र पानी में वह ज़्यादा महसूस होगा। तो गर्म या ठंडा होने की जो माप है हम उसे मापते हैं, तापमान कहलाता है। वह सेंटीग्रेड, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट इत्यादि इकाइयों में नापते हैं। और उसे नापने का जो साधन है सामान्य तौर पर उसे हम थर्मामीटर, तापमापी कहते हैं। तो तापमान केवल माप है, वह कोई ऊष्मीय ऊर्जा नहीं, वो एक माप, गतिज ऊर्जा का औसत है। तापमान मापन के लिए कई इकाइयाँ, प्रणालियाँ हैं, जैसे सेल्सियस मैंने बताया अभी, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब तापमान की इकाइयाँ हैं। जबकि ऊर्जा, ऊष्मा की इकाई जूल है ना, हमने देखा था, केल्विन, जूल। तो जूल जो है हमने देखा वह किसकी इकाई है, ऊष्मा की। और केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस तापमान की इकाई है। तो सेल्सियस, सेंटीग्रेड भी कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, अगर हमें बुखार है तो वो थर्मामीटर हमारे शरीर पर या मुंह, जीभ के नीचे लगाता है और वह सेंटीग्रेड में अथवा फ़ारेनहाइट में तापमान नापता है। तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तापमान मापने की इकाइयाँ हैं। तीनों में क्या संबंध है उसे हम देखेंगे। तो C और F में संबंध देखते हैं। C/5 बराबर F ऋण 32/9 होता है। C/5 बराबर F ऋण 32/9, जबकि K और C में संबंध है K बराबर C धन 273.15। सामान्य तौर पर उसे K बराबर C धन 273.15 को हटा देते हैं कैलकुलेशन के सरलता के लिए। तो ये संबंध है CF और K का। तो उपरोक्त सूत्रों की सहायता से हम तापमान की इकाइयों में आपसी परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान सेल्सियस में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा, तो हम सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। F दिया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, C ज्ञात करना है और K ज्ञात करना है। तो सूत्र C/5 बराबर F ऋण 32/9 पहला सूत्र है ना ये। तो यहाँ पर F का मान दिया गया है, तो C/5 F है 68 ऋण 32/9। हल करेंगे तो C बराबर 68 ऋण 32 36 हुआ, गुणे 5 आ जाएगा, बटा 9 पहले से ही है, कट जाएगा 4 बार। C बराबर
20। 5 गुणे 4 मतलब 20। तो सेल्सियस में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 68 फ़ारेनहाइट का मतलब। अब चलते हैं केल्विन में। दूसरा सूत्र क्या है? K बराबर C धन 273.15। 273 और C का मान है 20, हो गया K बराबर 293.15। तो केल्विन में ये माप होगा। तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 20 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 293.15 केल्विन के बराबर होता है। तो ये तापमान में परिवर्तन। स्वाध्याय में भी एक ऐसे ही प्रश्न है आपके पेज नंबर 103 पर कि फ़ारेनहाइट इकाई का तापमान कितना होने पर वह सेल्सियस इकाई के तापमान से दुगना हो जाएगा। तो तापमान किससे दुगना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दुगना हो जाएगा। तो शर्त क्या है? शर्त है फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस का दुगना हो जाएगा। किस? फ़ारेनहाइट के तापमान पर। तो हम सूत्र वही उपयोग करेंगे, C/5 बराबर F ऋण 32/9। यहाँ पर F जो है C का दुगना है इस सिचुएशन में। तो समीकरण बनाएंगे इस तरह से और हल करेंगे। C गुणे 9 हो गया, 5 गुणे 2C ऋण 32। सरल करेंगे, 9C बराबर 10C ऋण 160। सरल रूप देंगे तो 9C ऋण 10C को पक्षांतर किया बराबर ऋण 160। तो C बराबर 160 आ गया हल करने पर। तो सेंटीग्रेड में तापमान 160 है, लेकिन हमें पता करना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होने पर दुगना होगा। तो फ़ारेनहाइट में वह 2C के बराबर होगा, अर्थात 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह संख्या सेंटीग्रेड की दुगनी नजर आएगी। तो C 160 होगा तो फ़ारेनहाइट 320 यानी उसका डबल। तो फ़ारेनहाइट में तापमान 320 होगा तो सेल्सियस उसका आधा होगा, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए चलते हैं तापमापी की ओर, यानी तापमान मापने का जो उपकरण या साधन है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।